सुबह सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया और देवेंद्र जी उसे लेकर देख रहे थे। उन्हें एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि विजय ने उन्हें अचानक चिट्ठी क्यों लिखी और चिट्ठी पर विजय के नाम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। देवेंद्र जी ने जब चिट्ठी को फाड़ा तो उसमें से 5 से 6 पन्ने बाहर निकल कर आए। वह चिट्ठी लिखी हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कांपते हुए हाथों से लिखी गई हो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हॉन्टेड क्लब पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत डरावनी होने वाली है, तो इससे अकेले बिल्कुल ना सुने। दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूं, ये इस कहानी का पहला भाग है और मैं टोटल 10 भाग इस कहानी के लाने वाला हूं और यह कहानी एक विजय की होने वाली है। तो चलिए आज की कहानी विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। आज मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूँ। इसके पीछे एक ही कारण है। मैं अपने जानने वालों या परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ था। एक सामान्य सा इन्वेस्टिगेशन मेरे जीवन को इस तरह समाप्त कर देगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना मेरे साथ 2 दिन पहले हुई थी। आज से 2 दिन पहले यानी ठीक मंगलवार के दिन मुझे एक ज़रूरी काम के लिए महेश जी ने अपने ऑफिस में बुलाया था। शाम के वक्त मैं उनके ऑफिस के उद्देश्य से रवाना हुआ था। दोपहर को ही निकल जाऊंगा ऐसा ही सोचा था, लेकिन वही आलस्य घर से निकलते निकलते शाम हो गई। इसलिए शाम के 5:30 बजे के आसपास घर से मैं रवाना हुआ। महेश जी के ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 6:30 बज चुके थे। वहां पहुंचकर देखा तो उनके ऑफिस के दूसरे तल्ले पर लाइट जल रही थी। वैसे वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं और मैं लेट हो चुका था। बस यही डर मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आज अच्छे से वो मुझे 2-4 बातें सुनाएंगे। क्या करूं, गलती भी मेरी ही थी, बात भी मुझे ही सुननी थी। इसलिए मैं समय व्यर्थ ना करते हुए उनके ऑफिस की तरफ गया और दरवाजे को खोलकर बोला, सर मैं अंदर आ जाऊं? महेश जी बोले, कौन? ओहो विजय, आओ आओ, लेकिन तुम्हें तो दोपहर में आना चाहिए था। मैं बोला, सर कुछ देर हो गई, एक फाइल चेक कर रहा था। कोई ज़रूरी काम था क्या? महेश जी यह सुनकर कुछ शांत हुए और बोले, अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं काम की बात पर आता हूँ जिसके लिए तुम्हारे पास बुलावा भेजा था। ये लो ये फ़ोटो। यह बोलकर उन्होंने मेरी तरफ एक फ़ोटो बढ़ाया। फ़ोटो को हाथ में लेकर जब मैंने देखा तो वो फ़ोटो 20 से 25 साल पुराने एक घर का फ़ोटो था। फ़ोटो की तरफ एकटक देखते देखते मेरे पूरे शरीर में बेचैनी सी होने लगी। इस ठंड की शाम में भी मेरे माथे पर बूंद बूंद पसीना जम गया था और शरीर में मानो सिहरन सी पैदा होने लगी थी। मैंने फ़ोटो से नज़र हटाकर महेश जी की बातों पर ध्यान दिया। मेरे पास डिपार्टमेंट से यह कल आया है। यह एक मर्डर केस है। यह केस मुझे ही संभालना है, पर एक मीटिंग के कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं किसी ऐसे को खोज रहा था जो इसमें माहिर हो। देवेंद्र जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जानते तो होंगे ही तुम देवेंद्र जी को? मैं बोला, हाँ सर, उनको क्यों नहीं पहचानूंगा, वो तो मेरे रिश्तेदार हैं। महेश जी इतना सुनकर बोले, हाँ उन्होंने ही बताया है कि तुमने अभी ज्वाइन किया है। क्राइम डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है तुम्हारा। सुना है इसी बीच तुमने कई केस सॉल्व किए हैं। मैं बोला, जी सर, यही कुछ 4 से 5 किए हैं। महेश जी यह सुनकर बोले, हाँ इसलिए सोचा इस केस को तुमको ही देता हूँ। तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहो तो मैं तुमको कुछ पेमेंट भी दे सकता हूँ। मैं थोड़ा हंसकर बोला, अरे नहीं सर, यह सब बाद में देखेंगे। महेश जी बोले, अच्छा है, तुम कल से ही काम पर लग जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। मैं बोला, ठीक है सर, मैं कल से काम पे लग जाऊंगा। महेश जी इतना सुनकर बोले, अच्छा ये लो पुलिस द्वारा सील किए गए कमरे की चाबी। कोई असुविधा हो तो ये कार्ड रख लो, इसमें मेरा नंबर है, मुझे ज़रूर कॉल करना। मैं बोला, ठीक है सर, मैं शुक्रवार को मिलता हूँ। मैंने चाबी को पॉकेट में रखा, ऑफिस से बाहर निकल गया। ठंड की शाम थी। मैं ऑटो रिक्शा पकड़ घर रवाना हो गया था। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने तुरंत आशीष को मैसेज किया। मुझे लग रहा था मैं अकेला कमरे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो बोर भी हो जाऊंगा, इसलिए मैंने आशीष को भी साथ चलने का कह दिया।
इसलिए मैंने उसे रात में मैसेज कर दिया था। अब सुबह का मैं इंतज़ार कर रहा था कि आशीष क्या जवाब देगा। मैं अपना डिनर ख़त्म कर बिस्तर पर सोने चला गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस फ़ोटो को देखने के बाद मैं बहुत घबरा गया था। उस समय रात के लगभग 12 बज चुके थे। कमरा इतना शांत था कि घड़ी की टिक टिक भी कान में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रात बढ़ते बढ़ते मेरी आँख लगी गई थी। मैंने सुबह उठकर घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 7:30 बज चुके थे और मेरे बदन में वही बेचैनी लगातार उठ रही थी, पर मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी मैंने मोबाइल पर आशीष का मैसेज पढ़ा तो पता चला महाशय तो आज बीमार हैं, नहीं आ पाएंगे आज। इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा उस रॉयल फ्लैट में। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर उस रॉयल फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ा था। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा और उसे एड्रेस बताया। उसने मुझे रॉयल फ्लैट उतार दिया। मैंने टैक्सी का किराया देकर खोजना शुरू किया कि इस फ्लैट का मालिक कहाँ है। तभी मैंने एक आदमी को देखा जो उस फ्लैट के नीचे खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था, मानो वो कहना चाहता हो कि हाँ, मैं आपके लिए ही खड़ा हूँ। मैं फिर खुद ही उनके पास गया और पूछा, अच्छा भाई साहब, इस घर के मालिक कहाँ हैं? आप कुछ बता सकते हैं? वो आदमी बोला, क्या आप विजय हो? मैं बोला, हाँ मैं ही विजय हूँ। तो आप ही इस घर के मालिक हो? आदमी बोला, हाँ जी। मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, पर आप मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे बारे में महेश जी ने सब कुछ बताया है। वाह, फिर तो अच्छा है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए काम शुरू करते हैं। मुझे दिखा दीजिए 5वें माले का वह रूम। हाँ चलिए। यह बोलकर उन्होंने घर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मैं भी उनके पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। धीरे धीरे चौथे माले को पार कर जैसे ही हम 5वें माले की तरफ बढ़े, फिर से ना जाने कैसे मेरे पूरे शरीर में वही पुरानी बेचैनी तोड़ने लगी थी। 5वें माले पर पहुंचते ही मेरा ध्यान बाहर की बालकनी की तरफ गया। वहाँ कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह रहस्य की तरफ साफ इशारा कर रहे थे। साथ ही दीवार पर लाल खून जैसे धब्बे थे, जिसे देखकर मैं तुरंत समझ गया था कि यह खून ही है। उस बालकनी में पहुंचते ही मेरा शरीर रहस्य और रोमांच से भर उठा था। पहले ही पल मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। मेरे आसपास मानो मेरे और घर के मालिक के अलावा कोई तीसरा भी था। उसकी अनुपस्थिति मैं अनुभव कर पा रहा था। तभी मुझे फ्लैट के मालिक ने पीछे से बुलाया, आइए, ये आपका 5वें माले का रूम है। रूम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराना हो। फ्लैट का मालिक बोला, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, महेश जी ने आपको बताया होगा ना। मैं बोला, नहीं, मुझे आपके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। मालिक बोला, ओहो, नहीं बताया, शायद भूल गए होंगे, मेरा नाम मदन लाल है। यह कहकर उन्होंने मेरी तरफ चाबी बढ़ाई। मैं बोला, मेरे पास तो चाबी है। मदन जी बोले, यह छत की चाबी है, आप फ्लैट देखने आए हैं ना, तो छत भी देख लीजिएगा। मैं बोला, अच्छा ठीक है। मदन जी बोले, आप अपने साथ मोमबत्ती तो लेकर आए हैं ना? नहीं, पर क्यों? मदन जी बोले, बात यह है कि यह फ्लैट बहुत दिन से बंद पड़ा था, तो लाइट कटी हुई है, इसलिए कमरे में अंधेरा रहता है। शाम से पहले मोमबत्ती ले लें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। वाह, ये भी एक समस्या है यहाँ पर। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आऊँगा। हाँ, एक बात और, आप इस घर को देखने आए हैं ना, तो प्लीज़ इस घर के बारे में नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। क्या है ना कि यह घर बिक नहीं रहा है काफ़ी सालों से। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही रहता हूँ। मैंने मदन जी के जाते ही ताला खोला और दरवाजे को धक्का देते हुए वह किरकिर की आवाज़ करते हुए खुल गया। अंदर जाते ही मुझे ऐसा लगा कि यह कोई आम कमरा नहीं है। दरवाज़ा खोलते ही एक हवा का झोंका मोक्ष पाने के लिए बाहर निकल गया, मानो जैसे वह कमरे में कैद था। वह कमरा दिन में भी बहुत अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अंधेरे में सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। मुझे सीढ़ी चढ़ते समय कुछ ऐसा प्रतीत हुआ
कि उस अंधेरे कमरे में मुझे कोई देख रहा हो। पर मैंने इन सब को नज़रअंदाज किया और अपने बैग को फर्श पर रखकर बाहर निकल आया और कमरे पर ताला लगाकर निकल गया मोमबत्ती लेने के लिए। तो दोस्तों यह था इस कहानी का पहला भाग। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपने पूरी एंजॉय की होगी और पूरी सुनी होगी। तो आप भाग 2 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। तो जल्द ही मिलते हैं भाग 2 के साथ। धन्यवाद।